नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। ये जो चुनावी जो माहौल है, खास करके उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है 2022 में, उसके संबंध में कई पत्रकार यानी जनता का विचार, जनता का मूड जानने के लिए तरह तरह की बातें करते हैं और हमारे भारतीय भाई बहनों की जो प्रतिक्रिया देखने को मिलती है उससे ज़्यादा समस्याएं ये दिखती हैं कि यानी उसके पहले भी यानी जो जीएनपीसी की जो सरकारें रही हैं और अन्य दलों से जो सरकारें रही हैं, योजनाएं तो बहुत बनती हैं, समस्या उसके अमल जो है वो अमल में लाने की भी है। और अमल में जहाँ तक सवाल है कि अमल दक्षता के साथ, निष्पक्षता के साथ और बगैर भेदभाव रहित और बगैर भ्रष्टाचार की, ये चार बातें जरा ख्याल रखिए कि जो है इन चार बातों का अभाव है। निष्पक्षता का अभाव रहता है और दक्षता का अभाव रहता है, भेदभाव का अभाव रहता है और भ्रष्टाचार ग्रसित होती हैं। कोई भी स्कीम आप ले लें, जैसे मान लीजिए गरीबों के लिए जो है जो जन वितरण प्रणाली से उनको जो राशन दिया जाता है, तो कार्ड ही मान लीजिए, कई कार्ड आप ऐसे मिलेंगे कि जो कि सक्षम हैं, जो कि उस श्रेणी में नहीं आते हैं और समर्थ हैं, उनके भी कार्ड बने हुए हैं। तो इसका मतलब कि वो जो है उन गरीबों को जिनको मिलना चाहिए उनका वो हक मांग रहे हैं। और ये हम नहीं कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये कितना इसका प्रतिशत है, लेकिन ये आपको मिल जाएगा। और जैसे कि इसकी धान की खरीद और गेहूं की खरीद, उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित तो कर दिया है, लेकिन अब वो खरीदने वाले कौन हैं? खरीदने वाले वही एफसीआई, भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब वो उस एमएसपी पर या न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदती है कि नहीं खरीदती है, ये उसके अमल में खोट है। और सच्चाई तो यह है कि वो एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है उन किसानों की इनकी गेहूं हो चाहे खरीद हो, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लेने के लिए जो है तमाम दिक्कतें वो डालती है। और वही कोई बीच में बिचौलिया आ जाता है और उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य से बहुत कम में खरीद करके वही गेहूं या धान जो है उसी एफसीआई के, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अधिकारियों को वो दे देता है। और अच्छा, इसके पहले उन किसानों को
ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी जो है तमाम तरह के झूठे बहाने की गोडाउन में जगह नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये जो बातें बताई जा रही हैं सिर्फ जो है जो अमल में लाने वाली जो मशीनरी जो तंत्र है वो ये जो है इन जो चार अवगुण हैं, और ये चार अवगुण सिर्फ जो है योगी जी की सरकार में पैदा हुए हों, मोदी जी की सरकार में पैदा हुए हों, ऐसा नहीं है। ये ज़माने से खास करके इसको बढ़ावा देने वाली जो है वही जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, और इसके बाद जितनी भी सरकार आए, समाजवादी की सरकार आई, बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई, और किस किस सरकारें आई, लेकिन इस जो अमल में लाने वाली जो सरकारी तंत्र है उसको दुरुस्त करने का किसी ने प्रयास नहीं किया। एक जमाना था कि चरण सिंह जो मुख्यमंत्री थे 1970 के दशक में, वो थोड़ा इसके प्रति गंभीर थे लेकिन वो सिर्फ 6 महीने तक रहे। इसके बाद मतलब कि उनकी सरकार चली गई। थोड़ी सी सख्ती का, अनुशासन का ये कल्याण सिंह ने भी लागू किया था। मायावती के भी विषय में लोग कहते हैं कि कानून व्यवस्था थोड़ा ठीक रहती है, लेकिन वो सरकारी कर्मचारियों का निष्पक्ष होना, दक्ष होना और जो है भ्रष्टाचार रहित होना, यानी ये बातें नहीं आ पाई। जनता को सेवा जिस रूप में मिलना चाहिए वो तभी संभव है जबकि ये चार जो बुराइयां हैं सरकारी तंत्र की जो चार बुराइयां जो अभी बताई गई हैं, निष्पक्षता का अभाव, दक्षता का अभाव, और तो ये चार जो बुराइयां हैं हमारे तंत्र की, एक तो जो है निष्पक्षता का अभाव, दक्षता का अभाव, नियम और कानून पालन का अभाव, और भ्रष्टाचार रहित होने का अभाव। ये अच्छा, और जो है नियम पालन, कानून पालन और अनुशासन का अभाव, और भ्रष्टाचार रहित होने का भी अभाव। तो इस तरह की अमूमन ये चार पांच जो बुराइयां हैं, ये जमाने से इनको बढ़ावा दिया गया, और जितने भी पार्टियों के जो शासक आए वो इन्हीं के बूते जो है अपना स्वार्थ सिद्धि भी करवाते रहे, लेकिन कभी भी मशीनरी को दुरुस्त करने का वो काम नहीं किया। जैसे कि थोड़ा बताया गया कि चरण सिंह जब मुख्यमंत्री थे 1970 के दशक में, तो थोड़ा उन्होंने सख्ती लाने की कोशिश की थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। कल्याण सिंह भी सख्ती लाए थे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। मायावती के भी विषय में काफी लोग दम भरते हैं, और वास्तविकता भी होगी कि उन्होंने कम से कम कुछ हद तक, मान ज्यादा तो नहीं, जब कुछ हद तक कानून व्यवस्था में थोड़ी सख्ती लाने की कोशिश किया था मायावती ने। लेकिन मायावती ने भी जो है निष्पक्षता, दक्षता, भ्रष्टाचार रहित और इस तरह की जो बुराइयां हैं, और निष्पक्षता का अभाव, दक्षता का अभाव, और भ्रष्टाचार रहित होने का अभाव, इन बुराइयों से जो है वो मायावती भी जो है वो सरकारी तंत्र को मुक्त नहीं कर पाई। तो भारतीय जनता का दल ये बताना चाहता है कि योजना कोई भी हो, जब तक ये बुराइयां सरकारी तंत्र से जब तक सरकारी तंत्र को इन बुराइयों से मुक्त नहीं किया जाएगा, मैंने उसे
निजात, इससे उसको निजात नहीं दिलाया जाएगा, तब तक जो सेवा, जिस तरह की सेवा हमारी आवाम को मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाएगी। तो इसीलिए भारतीय जनता दल ने समय समय पर ये बताया हुआ है कि अपने आवाम की खिदमत के लिए वो जो हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो शैली है, हालांकि उन्होंने वो जो 1941 के आसपास साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि वो तानाशाही की बात कहे थे, तो तानाशाही तो चूंकि लोकतंत्र है, तानाशाही तो उतना संभव नहीं है, लेकिन तानाशाही का जो अच्छा गुण है अनुशासन और सख्ती, और भारतीय जनता दल ने एक जो है उसमें और क्या कहने की वो गुण जोड़ने की बात कही थी, कहता रहता है कि हमारे जो आदरणीय सम्राट औरंगजेब के विषय में कुछ तत्व भले कुछ जो है वो भ्रांति फैलाते रहते हो, उसके विषय में भी कई बार स्पष्ट किया गया है, और जब भी मौका आएगा वो स्पष्ट भी किया जाएगा। तो सम्राट औरंगजेब का जो नियम पालन और नियम कानून पालन और जो है सख्ती और अनुशासन, वह भी बहुत अनुकरणीय है किसी भी शासन के लिए, और भारतीय जनता दल उनके इस शैली का समर्थक भी है। और जब भी उसको मौका मिलेगा मैंने उनसे प्रेरणा लेकर के और हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की शैली से प्रेरणा लेकर के और अपने जो सरकारी तंत्र है उसको, सरकारी तंत्र है उसको इन्हीं बुराइयों से, इन्हीं अवगुणों से, कौन अवगुण है? भ्रष्टाचार है और पक्षपात है और अनुशासन का अभाव है। उसे अनुशासन में आपका वो समयबद्धता यानी पंक्चुअलिटी जिसे कहते हैं कि समय पर जो कर्मचारी आते नहीं है, तो उसी अनुशासन में आ जाएगा वो, उसी अनुशासन में आपका यानी समयबद्धता भी आ जाएगी। और इसके बाद जो है आपका वो जो है निष्पक्ष न होना, दक्ष न होना, ये सारी बुराइयों को उसी शैली के द्वारा वो दूर भी कर देगा। हाँ, लेकिन ये ऐसा नहीं कि माने जो ही उसको शासन मिला तो 1 मिनट में, 2 मिनट में, या 2-4 दिन में दूर हो जाएगा। कुछ वक्त लगेगा और लेकिन दूर हो जाएगा। उसको दूर करके ही जो है जो भी स्कीम रहेगी, जो भी योजना रहेगी, वो सच्चे अर्थों में, मान लीजिए वो गरीब के लिए है तो वो गरीब को ही मिलेगा, और जो उसका पात्र है उसी को मिलेगा, और निष्पक्षता के साथ और पूरे आदर के साथ और दक्षता के साथ, अनुशासन और शक्ति के साथ वो सेवाएं अपनी वो खिदमत अपनी आवाम को मिलेगी। फिलहाल इतना ही जो है एक मैंने आश्वासन कर लीजिए या अपनी ओर से एक भरोसा भारतीय जनता दल अपनी आवाम को दिलाता है। इसलिए कि जितनी भी समस्याओं के लिए वो माने जो यूट्यूब में देखा जाता है कि पत्रकार पूछते हैं कि अक्सर जनता ये बोलती है कि हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, और जो है कहते हैं कि रोजगार चला गया, हम मर गए, फलाने ढेगाने, जो भी है। देखिए, रोजगार के भी विषय में ये भी स्पष्ट है कि सबको यानी सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती है। रोजगार होता है। तो रोजगार के विषय में ये मोदी की सरकार ने एक अच्छी योजना, वो योजना बहुत अच्छी योजना है, कौशल विकास और मुद्रा योजना। यानी कौशल विकास के बाद कोई कौशल सीख लीजिए, और कौशल सीख करके मुद्रा योजना के जरिए आपको ऋण मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा।
लेकिन ये दोनों योजनाएं माने वही अमल जमीन पर कितनी उतरी हैं, ये समस्या है। तो बार बार जो सवाल आकर के यही रुक जाएगा कि अमल में लाने वाली जो सरकारी तंत्र है वो इन बुराइयों से इन बुराइयों से मुक्त नहीं है। समस्या ही है। तो भारतीय ताकत दल अच्छी तरह जानता है कि इनकी सरकारी तंत्र को जो अभी भी बताई गई हैं बुराइयों से मुक्त करके, और जिस तरह की सेवा मतलब जिसका पात्र है, मान लीजिए जो पीला कार्ड है, जन वितरण जो पीला कार्ड है, जन वितरण प्रणाली में तो जो लोग बीपीएल के लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन या गरीबी रेखा के नीचे, उन्हीं को मिलेगा, और एक भी इसका उल्लंघन नहीं मिलेगा आपको। जो पात्र हैं उन्हीं के लिए कार्ड होगा, और कोई भी समर्थ हो, माने गलत किस्म का कार्ड जो है, जो समर्थ हो, सक्षम हो, जो है वो या उसके पास कार्ड नहीं होगा। तो वो उदाहरण के तौर पर ये बताना जरूरी है कि जितनी भी वो समस्याएं कहते हैं, तो रोजगार के विषय में अभी ये बताया गया है कि वो जो है यानी कौशल सिखाने का, तो कौशल विकास योजना का लाभ लेकर के, और मुद्रा योजना अच्छी योजना है, लेकिन इसको अमल में लाने की जरूरत है। आप जिले में देखेंगे, मैंने कई लोगों से पूछवाया कि भाई ये कौशल विकास योजना और मुद्रा योजना, तो जिले में पूछने के बाद भी तमाम आए बाएं साएं का जवाब मिला, लेकिन तमाम जिलों में इसका अता पता नहीं है। मोदी जी चाहे कितना भी वो उसका ढिढोरा पीटने योगी जी, लेकिन वो कहीं दिखता नहीं है। तो वही अमल की वही जिसको कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन, लागू करना या अमल में लाना, समस्या उसी की है। रोजगार की दूसरी समस्या जुड़ी हुई है शिक्षा से। शिक्षा का व्यवसायीकरण, कभी उसमें पैसे लगते हैं, कैपिटेशन फीस, डोनेशन, और यहाँ तक कि प्राथमिक विद्यालयों में शिशु मंदिर है, कॉन्वेंट स्कूल है, और भी नवोदय विद्यालय हैं, और कौन है पता नहीं, और फिर डीपीएस के स्कूल हैं। ये मोटी जो है ये फीसें लेते हैं, डोनेशन लेते हैं। तो एक तरह से शिक्षा का व्यवसायीकरण, ये भी एक समस्या है। तो अपना जो है वो जो माने सक्षम नहीं है, जो गरीब है, हमारा जो मजलूम भारतीय भाई बहन है, इस तरह की व्यवस्था जो है उसकी पहुंच के बाहर होता है, और ये बहुत बड़ा अन्याय है। तो जैसा कि पिछले कुछ एपिसोडों के माध्यम से बताया गया था कि शिक्षा चाहे कॉन्वेंट में हो, चाहे डीपीएस में हो, चाहे शिशु मंदिर की हो, चाहे वो नवोदय विद्यालय की हो, या किसी की हो, और यहाँ तक कि जो सरकारी और ये नगर पालिकाओं के भी जो विद्यालय हैं, शिक्षा का स्तर विश्व स्तर का करने की मंशा और योजना है भारतीय आवाम ताकत दल की, सबका और एक समान। उसमें जो अदायगी है, पेमेंट, वह हमारे भारतीय भाई बहन की आर्थिक क्षमता के अनुसार, मतलब कि यदि वो अंत्योदय की श्रेणी का है कि जिसके पास कुछ नहीं है, तो उसको मुफ्त में फ्री ऑफ कास्ट, और यदि वो बीपीएल की श्रेणी, बीपीएल की कैटेगरी का या गरीबी रेखा के नीचे का की श्रेणी वाला है, तो वो 10 से 15% उसका जो भी उसका प्रभार हो, चार्ज हो,
उसका मात्र जो है 10 से लेकर 15%। और मान लीजिए वो मध्यम वर्गीय है, यानी बीपीएल से गरीबी रेखा के तो थोड़ा ऊपर जरूर है, लेकिन उतना आर्थिक रूप से वो सक्षम नहीं है, भले वो मध्यम वर्गीय में आता हो। तो ऐसे को 40% के आसपास, मैंने यह एक उदाहरण के रूप में बताया जा रहा है। और इसके बाद जो सक्षम है वो पूरा उसको देना पड़ेगा। लेकिन इन सभी जो प्राथमिक जो विद्यालय हैं, अभी जो बताया गया है कि शिशु मंदिर है, नवोदय विद्यालय है, या कुछ गुरुकुल को भी मालूम है, बल्कि यहाँ तक कि जो मदरसे हैं उनको भी शामिल करेगा वो। मदरसे में देखिए, मदरसे में धार्मिक शिक्षा दी जाए ये कतई ठीक नहीं है। जिसको भी धार्मिक शिक्षा देना है वो घरों पर दिया करें। तो मदरसों में भी जो है वही उसी स्तर की जो विश्व स्तर की जो वो शिक्षा संस्था, शिक्षा का जो स्तर है वो लाएगा। तो कॉन्वेंट, डीपीएस, शिशु मंदिर, गुरुकुल, नवोदय विद्यालय, मदरसे में जो है जो विश्व स्तर की असस मतलब सुविधा हो, और जो करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, उसकी सामग्री तो ये इस तरह की सारी बातें जो है वो स्तर में आती हैं, लेवल में आती हैं। तो इनको लागू करेगा। और अभी जो बताया गया कि जो पेमेंट है, अदायगी जो है वो आर्थिक स्थिति, यानी हमारे भारतीय भाई बहनों की आर्थिक स्थिति जो अभी बताया गया कि अंत्योदय है तो उसको मुफ्त में जो गरीबी रेखा के नीचे है उसको 10 से 15%, और जो गरीबी रेखा के ऊपर तो है लेकिन फिर भी वो आर्थिक रूप से उतना सक्षम नहीं है, मजबूत नहीं है, और जो कि मध्यम वर्ग में आता है तो उसके लिए 40%, और जो सक्षम है उसको पूरा देना पड़ेगा। लेकिन वो शिक्षा का स्तर एक ही रहेगा जो कि विश्व स्तर का रहेगा। तो इस तरह से जो हमारे मजलूम भारतीय भाई बहन हैं, गरीब भारतीय भाई बहन हैं, वो उनको भी इस तरह की शिक्षा जो है मुहैया हो पाएगी। और ऊपर चलिए, और हाँ, और एक चीज जो कि सरकार नहीं कर पा रही है, नैतिक शिक्षा में सिर्फ जो है वो जो है नैतिक शिक्षा में यानी वेद पुराण पढ़ाना और वो क्या कहने कि वो कुरान पढ़ाना, बिल्कुल नहीं। नैतिक शिक्षा में सिर्फ उन संतों की वाणियां जो कि मानवता केंद्रित हो, और इसमें कुछ वो जो गुरु नानक देव की वाणी है, रामकृष्ण परमहंस की वाणी है, कबीर की वाणी है, संत रविदास की वाणी है। तो इन संतों के एक दो पंक्तियां जो कि मानवता केंद्रित हो, तो उसका संकलन। और कुछ हमारे संत भी हैं, कुछ हमारे संत के स्तर के कवि भी हैं। गोस्वामी तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, रहीमदास हैं, और ये रसखान हैं, इस तरह के इनकी कविताओं का संकलन जो कि मानवता को इज्जत करना सिखाती हैं। तो ये हमारा वो हो गया नैतिक शिक्षा के करिकुलम का, यानी पाठ्यक्रम का एक भाग। दूसरे भाग में हमारे जो अमर शहीद रहे हैं, जैसे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई,
अमर शहीद ये श्रीमती रानी चंद्रमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गंजू, इनकी जीवनी, या जो एक और छूट जा रहा तो उनकी जीवनी, ताकि बच्चों में जो है देशभक्ति का और कुर्बानी का, देश के लिए त्याग बलिदान करने की भावना का भी वो उसमें सूत्रपात हो, शुरुआत हो, उसके भी बीज उसके भी बीज उनकी मानसिकता में डाले जाएं। और इसके ऊपर आइए, जो भी शिक्षा है, हाई स्कूल है, इंटरमीडिएट है, इसके बाद ग्रेजुएशन वगैरह जो भी है, उसमें जो भी पाठ्यक्रम है, शिक्षा है, और नकल जो है शिक्षा का सबसे खतरनाक दीमक हो गया है। इस नकल को बढ़ावा देने वाले ये अखिलेश और मुलायम सिंह हैं, जो कि शिक्षा की नींव को खोदने वाले हैं समय। तो नकल का पूरा अभाव, नकल की बुराई से सर्वथा दूर, और जो भी और समय पर उसका इम्तिहान और उसी स्तर को बच्चे जो है वो पास करें, उसको मैंने उत्तीर्ण हो, क्वालिफाई हो। और ये जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी तकनीकी जो है वो संस्थान है, आपके इंजीनियरिंग कॉलेजेस और मेडिकल कॉलेजेस, और जो है MBA जो है वो बिजनेस मैनेजमेंट के कॉलेजेस, इनमें जो डोनेशन की प्रथा है, बिल्कुल नहीं। उनमें जो प्रवेश का जो व्यवस्था हो उसी तरह से कि जो कि अंत्योदय का है, उसके लिए यानी कोई फीस नहीं। जो गरीबी रेखा के नीचे वाला है, यानी BPL का है, उस श्रेणी का है, तो जो भी प्रभार है, और वो भी वास्तविक डोनेशन नहीं, कैपिटेशन फीस नहीं, उसका 10 से लेकर 15%। और जो गरीबी रेखा के ऊपर तो है, मध्य और मध्य वर्ग में आता है, और मध्य वर्गीन की श्रेणी में आता है, लेकिन आर्थिक रूप से उतना सक्षम और मजबूत नहीं है, तो उसको 40%, और जो सक्षम है वो पूरा जो है उसकी फीस या प्रभार दे। लेकिन सभी लोग जो है बगैर किसी डोनेशन, बगैर किसी कैपिटेशन फीस के, और उनका जो भी घाटा होगा वो सरकार जो है उन संस्थाओं का पहले ये स्कीम लागू करें, जो भी घाटा होगा वो सरकार पूरा करेगी, वो भी शेयर्ड बेसिस पर कि घाटे का कितना भार जो है वो संस्थान बियर करेंगे, कितना सरकार बियर करेगी, ये सरकार का विषय है, वो करेगा, लेकिन इसको लागू करेगी। तो हमारे जो गरीब और मजलूम भारतीय भाई बहन हैं, बगैर किसी बाधा के उच्च स्तर की, विश्व स्तर की जो है वो प्राथमिक शिक्षा, और जो है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की शिक्षा और तकनीक शिक्षा पा सकते हैं। और सिर्फ धंधेबाजी और भ्रष्टाचार के चलते कुकुरमुत्तों की तरह तमाम ये इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, MBA के कॉलेज जो ये बना दिए गए हैं, उनकी गुणवत्ता उनकी गुणवत्ता की जांच कराई जाएगी। कैसे जांच कराई जाएगी? ये मोडस ऑपरेंडी जो है सरकार तय करेगी, और जो भी गुणवत्ता के मानक को पूरा नहीं करेंगे, वो सारे संस्थाएं जो है इस तरह की जो कि सिर्फ धंधेबाजी
और भ्रष्टाचार के चलते जो है ये वो कुकुर मुत्तों की तरह इस तरह से सब माने बना दी गई हैं, उनको बंद किया जाएगा। तब जाकर के कुछ देखिए, ये सारी चीज़ें यूट्यूब के माध्यम से उसको विस्तार से बताना मुमकिन नहीं होता, लेकिन उसका एक नमूना ये बताया जा रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं कि हमारे जो साधनविहीन हैं और हमारे गरीब भारतीय भाई बहन हैं, वो भी इस तरह की अच्छी शिक्षा व्यवस्था का और अच्छी जो है मेडिकल और इंजीनियरिंग व्यवस्था का वो लाभ उनको मिल सके, और शिक्षा की गुणवत्ता और जो शिक्षा का जो व्यवसायीकरण है, इन तीनों जो है व्यवस्था और शिक्षा का जो व्यवसायीकरण है वो उस बुराई से विमुक्त, इस सभी बातों का माने सभी बातों को की आवश्यकताओं को पूरा करने का एक प्रयास है ये। आज जो नौकरी की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, उसमें शिक्षा के गुणवत्ता की सबसे बड़ी समस्या है। डिग्री उनकी होगी व्याकरण की, एक इंजीनियर की डिग्री उनकी होगी डॉक्टर की, लेकिन जब आप देखेंगे तो काफ़ी ऐसे केसेस में, मैंने ऐसे केसेस में एक साधारण सी एप्लीकेशन लिखने की भी वो क्षमता उनमें नहीं वो उनमें क्षमता नहीं पाई जाती है। तो इनमें यानी उनका दोष नहीं है। जो इस तरह से कुकुर मुत्तों की तरह से जो है वो धंधेबाजी और भ्रष्टाचार के लिए जो तमाम वो संस्थाएं और ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो बना दिए गए हैं, जो कि शिक्षा की गुणवत्ता के साथ जो कि शिक्षा की गुणवत्ता की हत्या करते हैं या खिलवाड़ करते हैं, उसका दुष्परिणाम है कि हमारे ये बच्चे जो है यानी उचित और उपयुक्त शिक्षा की गुणवत्ता के साथ जो है वो उत्तीर्ण नहीं होते हैं। वो योग्यता और उस काबिलियत से वो वंचित रहते हैं। इसलिए उसके भी समाधान के लिए जो अभी जिन उपायों का अभी एक रूपरेखा आपको बताई गई है, उसको भारतीय जनता दल लागू करेगा। और फिर वो तो पहले ही बता चुका है, आरक्षण को बिल्कुल समूल समाप्त करना, और हमारे जो भी आर्थिक रूप से यानी जरूरतमंद हैं, जिनको जरूरत है उसको सरकार जो है उनको मदद देगी। वो मेहनत करें, परिश्रम करें, अपनी प्रतिभा को आगे निखारें, और समान रूप से जो क्वालिफाइंग जो उत्तीर्ण होने का, पास होने का जो स्तर है या लेवल है, उसको वो उत्तीर्ण हो, क्वालिफाई करें, और प्रतिभाशाली बन करके, काबिल बन करके, मेधावी बन करके वो समाज की स्थितियों को हासिल करें, अपना आर्थिक विकास भी करें, और उसी के अनुसार जो है प्रतिष्ठा भी अर्जित करें, और देश और राष्ट्र के मुख्य धारा में शामिल हो। तो ये उपाय है जिसका कि एक नमूने के तौर पर रूपरेखा उसकी बताई जा रही है। और इसी तरह की जो है सेवा जो है वो चिकित्सा के भी क्षेत्र में, मेडिकल, जिसमें हमारे गरीब और मजलूम भारतीय भाई बहनों को ये एहसास नहीं होगा कि वो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो देश उनके साथ नहीं है, देश और व्यवस्था उनके साथ पूरी तरह है। और आर्थिक अभाव का कभी एहसास नहीं होगा, क्योंकि व्यवस्था उनके साथ होगी। तो इस तरह की बातें जो है मोटा मोटी अब ये बताया गया है। और जो है कानून व्यवस्था के विषय में तो बोला ही गया है कि इसके विषय में कानून व्यवस्था और न्याय, ये पुनः ये बताया जा रहा है कि सारा कुछ का वर्णन करना यूट्यूब के माध्यम से मुमकिन है, लेकिन उसके नमूने के तौर पर उसकी रूपरेखा। तो न्याय की देने की जिम्मेदारी सरकार की प्रथम
और सबसे अधिक होती है और सरकार की ही होती है न्याय देने की जिम्मेदारी। कोई भी हो, चाहे वो मामला माने आपराधिक हो, चाहे वो संपत्ति का हो, चाहे सिविल के विषय में हो, वो न्याय जो है सरकार ही वो दे सकती है। क्योंकि सरकार इसमें की बहुत बड़ी विफलता होती है तो लोग जो है सरकार से हट करके वो चले जाते हैं न्यायालय में, अदालतों में। और अदालतों में भी न्याय कहाँ मिलता है? नहीं मिलता है ना। 10-10 साल, 25-25 साल, पीढ़ी की पीढ़ी वो निकल जाती है। तो न्याय, खासकर आपराधिक मामले में जिसमें कि तुरंत उसको वो न्याय या राहत मिलनी चाहिए, वर्षों लग जाते हैं, गवाह टूट जाते हैं, गवाहों को अपराधी जो है वो मैनेज कर लेता है, कहाँ न्याय मिलता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी दल बिल्कुल स्पष्ट है, वही सख्ती, अनुशासन, दक्षता, निष्पक्षता को ला करके न्याय मौके पर मिलेगा। मौके पर मतलब कि माहौल ऐसा रहेगा शासन प्रशासन और पुलिस का, शासन प्रशासन अनुशासन और पुलिस का, कि वो आपराधिक वृत्ति के, अपराधी सोच के जो लोग होंगे वो अपराध करने के पहले वो 1000 बार सोचेंगे। अर्थात वो खौफ यानी उनको जो खौफ यानी उनके दिमाग में होगा। और हमारी जो आवाम है वो बेखौफ रहेगी, कहीं भी आएगी जाएगी और अपना काम करेगी, बिल्कुल जो है बेखौफ और निर्द्वंद रूप से। और मान लीजिए किसी ने इस तरह की जरूरत की भी तो मौके पर ही जो है उसका निपटारा, और मौके पर ही जो है उस अपराधी का वहीं पर वो निपटारा। और हमारे जो खास करके जो मार्मिक जो तबके हैं हमारे भारतीय समाज के, हमारी महिलाएं हैं, हमारे बहू हैं, बेटियां हैं, बच्चियां हैं, उनके साथ जो अमानुषिक बात होती है मौके पर ही जो है वो रक्षा हो जाएगी, मौके पर ही रक्षा हो जाएगी और उनके मान प्रतिष्ठा इज्जत का भी सम्मान होगा। तो इस प्रकार एक नमूने के तौर पर तो न्याय जो है मौके पर, और भारतीय जनता दल तो इसमें विश्वास ही नहीं करता कि कोई इस तरह के यानी अमानुषिक जिसको कहते हैं छेड़छाड़ या बलात्कार का वो शिकार हो जाए और इसके बाद वो केस चले और बहुत दबाव डाल तो जल्दी वो तारीख डाल करके वो जो है मैंने उसको सजा मिले या फांसी हो जाए। और फांसी माना उसको हो गई या उसको सजा हो भी गई अपराधी को, तो उससे जो शिकार हुआ है उसको तो न्याय नहीं मिला ना। न्याय उसको तब है कि जब उसके साथ ऐसा व्यवहार ही नहीं हो, यानी अमानुषिक अपराध ही नहीं हो उसके साथ। हमारी जो है बच्ची या बहू बेटी या जो महिलाएं हैं उनके साथ छेड़छाड़ या इस तरह की जो है अमानुषिक अत्याचार ही न हो, वो न्याय है। और भारतीय जनता दल इसके विषय में बहुत स्पष्ट है। और भी जो केसेस चल रहे हैं, मैंने आपके चाहे मजिस्ट्रेट कोर्ट में, चाहे वो आपका वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, चाहे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कैसे कैसे उसका निपटारा करवाएगा। बहुत जल्द बोलते हैं ना कि 3 करोड़ केस, बस यही गिनाते हैं 3 करोड़ केस है और जो है और महज जो है 20-22 हजार जो है वो जजेज हैं। ये सब बिल्कुल फालतू की बातें हैं। इस अभिशाप से भी भारतीय जनता दल बिल्कुल निजात दिलाने की स्पष्ट इसकी योजना है और मंशा है, सबका उपाय है। और जब न्याय की बात चली है तो हमारे जो हायर जुडिशरी है यानी उच्च न्यायपालिका है, जिसमें हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट आते हैं, इसमें किस तरह के तत्व भरे हुए हैं और इस तरह के तत्वों के कारण ही जो अपेक्षित लक्ष्य है, अपेक्षित जो मकसद है इस हायर जुडिशरी का, वो मिल नहीं पाता है। और लोग टुकड़ों में बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ संज्ञान या स्वतः संज्ञान ले लिया और यहाँ उसने स्वतः संज्ञान नहीं लिया।
तो टुकड़ों में बात करने से, सोचने से कोई फायदा नहीं। वो समग्र रूप में भारतीय जनता दल बता चुका है कि इसमें जेएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चंद्रलाल चौकड़ी काकस जो है और वामदल भी इसके साथ मिले हुए थे। पूरे जो बने अपने तत्वों को, अपने समर्थकों को, अपने एजेंटों को पूरा वो भरा हुआ है इसमें। इसीलिए जो है अपेक्षित लक्ष्य जो है, अपेक्षित मकसद जो है, ऑब्जेक्टिव जो है, ये जो उच्च न्यायपालिका जो है वो नहीं पा पाती है और लोग जो है टुकड़ों में बात करते हैं। तो उसके भी पूर्ण जो है इस बुराई से मुक्त हो या कंप्लीट उसकी क्लींसिंग हो, इसके विषय में भी भारतीय जनता दल स्पष्ट भी है, उसके स्पष्ट मंशा भी है। तो कई मामलों में अब जैसे क्या है, तमाम चीजें टुकड़े में आती है। जस्टिस लोया का केस और जो है ये जो जेएनपीसी जो है इसी तरह के तत्वों को भर करके अपना, यानी सभी गैर कानूनी अनैतिक काम जो है इसी जो है वो इसी तरह की उच्च न्यायपालिका चाहे हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से वो करवाती रही है। अब आप सभी को मालूम है कि यही दिल्ली उच्च न्यायालय जो है 20 बार बेल दिया है इसको, चिदम्बरम को, जो भ्रष्ट वो चिदम्बरम को। तमाम के केसेस आपको मिल जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट जो है लोग बोलते हैं कि कोर्ट फिक्सर्स के गिरफ्त में है ये सुप्रीम कोर्ट। और वो जो कोर्ट फिक्सर्स हैं वो गिने चुने हैं, नामी गिरामी वकील सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी है, प्रशांत भूषण है, राजीव धवन है, दुष्यंत दवे है, तमाम है इस तरह के जो है, जो कि पूरा गिरफ्त किए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट को। तो इसलिए वो अपनी ऑब्जेक्टिविटी को, वो भी देश हित में उस ऑब्जेक्टिविटी को, उस उद्देश्य को, उस लक्ष्य को, उस मकसद को हासिल नहीं कर पाती है। और वो अभिशाप तो तब बढ़ जाता है इसका, माने उच्च न्यायपालिका पद्धति का या हायर या जुडिशियल सिस्टम, जिसमें कि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट आते हैं, कॉलेजियम सिस्टम का विस्तार से तो नहीं हम बता रहे हैं, लेकिन उससे वही कॉलेजियम सिस्टम फिर अपने ही जो है वो अंडे बच्चों को भर्ती कराएगा, उन्हीं को आगे बढ़ाएगा, उन्हीं को सुप्रीम कोर्ट में भेजेगा और उन्हीं में से कोई जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। तो ये सब जबकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बहुत सम्माननीय संस्था है, लोग काफी उससे डरते भी हैं और उसके सामने कोई आते भी नहीं है, लेकिन जहां तक देश हित की बात है, यही जो है उसका वो परिदृश्य है। तो खैर भारतीय जनता दल वो संस्था के रूप में कभी भी उसकी आलोचना के पक्ष में नहीं है। क्यों? कि हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत ही सोच समझ करके, बहुत ठंडे मन से इतनी मजबूत और इतनी कारगर वो संस्थाओं को बनाया है। लेकिन ये जो देश के दुश्मन गांधी नेहरू परिवार, चंद्रलाल चौकड़ी काकस और वाम दल वालों ने अपने एजेंटों को भर करके, अपने समर्थकों को भर करके जो है इस इतनी जो है ऊंची संस्था और इतनी अप्रतिम संस्था के उद्देश्य के साथ जो है वो हत्या की है और अपने निहित स्वार्थों को जो है इससे पूरा करवाया है। समस्या इससे रही है। भ्रष्टाचार को दूर करना, और एक तरह के और भी बोलते रहते हैं मैं कि ये मोदी फेंकू है, झूठ बोलता है, सब बेच दिया। ये बहुत बुरा लगता है। पता नहीं बीजेपी वालों को बुरा लगता है कि नहीं लगता है,
और मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन इस तरह से जो जनता के मन में जो इस तरह से मैंने जहर जो भरा गया है कि मोदी झूठ बोलता है, सब झूठ बोलता है, उसने सब बेच दिया, रेलवे और सड़क फड़क सब बेच दिया। ये इस दृष्टिकोण से बुरा लगता है कि आखिर ऐसा बोल करके वो किसको बचा रहे हैं। क्या अखिलेश झूठ नहीं बोलता है? क्या मुलायम झूठ नहीं बोलता है? क्या मायावती झूठ नहीं बोलती है? इतनी झूठ बोलने वाली जो है ये जेएनपीसी का राहुल गांधी और जो है प्रियंका वो झूठ नहीं बोलते हैं, वो सब झूठ ही बोलते हैं। तो इन झूठ बोलने वालों को के पक्ष में मैं ऐसी मानसिकता कि मोदी झूठ बोलता है। देखिए, मोदी झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं वो विषय अलग है कि वो कितना झूठ बोलते हैं। सब बोलते हैं कि बोले थे 15 लाख बोले थे, 15 लाख हमको नहीं मिला। अब किस अवसर, हालांकि बीजेपी वाले वो क्या सफाई देते हैं, क्या नहीं देते, ये विषय उनका है। लेकिन मुख्य बात है कि इस तरह का कि मोदी झूठ बोलते हैं, उन्होंने सब बेच दिया, ये कह करके वो किसको बचा रहे हैं और किसके पक्ष में जो है वो किसके पक्ष में चुनावी माहौल बोला रहे हैं, ऐसा बोलने वाले। ये दुख की बात है। यदि मोदी झूठ बोलता है ये कह करके, यदि वो अखिलेश के पक्ष में माहौल ला रहे हैं, मुलायम के पक्ष में माहौल ला रहे हैं, मायावती के पक्ष में माहौल ला रहे हैं, और लालू प्रसाद और ममता बनर्जी के पक्ष में माहौल ला रहे हैं, और ये राहुल गांधी और जो है प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के पक्ष में माहौल ला रहे हैं, यह देश के साथ बहुत बड़ी वो गद्दारी है, बहुत बड़ी गद्दारी है। लेकिन बात यह है कि इन बातों के प्रति बीजेपी वाले जो है वो यानी उनको कोई मतलब नहीं, वही बल्कि ये तो मौका देते हैं इन देश विरोधी समाज विरोधी ताकतों को, ये महोदय मौका देते हैं। और देखिए, सत्य बात यह है कि जितने भी सिखाए पढ़ाए और तोतों की तरह जो है वो रटाए हुए आते हैं बात करने के लिए भारतीय जनता दल के पदाधिकारी से, ये जितनी बातें ये बताई जा रही हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है बीजेपी का। या मैं तो समझता हूँ कि बीजेपी के जितने नेता है या योगी जी या मोदी जी, उनको कोई मतलब नहीं। यानी देश हित की बातें जितनी हैं, आवाम के हित को कोई मतलब नहीं। बस यानी हमको सत्ता फिर कैसे मिले, बस यही कहना कि जो है या योगी जी नहीं रहेंगे, मोदी जी नहीं रहेंगे तो क्या होगा। अरे भाई, मोदी जी कितना जो है मोदी जी कितनी वो कितनी सजा देंगे इस देश को, पहले बीजेपी वाले ये बता दें। सिर्फ जो है हाईवे एक्सप्रेसवे दिखा करके इन देश के दुश्मनों को पालने की जो गद्दारी की जा रही है बीजेपी और श्री मोदी जी के द्वारा, वह कभी भी इस देश को बर्दाश्त नहीं होगी। विकास के चकाचौंध में पब्लिक को भरमा करके इन देश के गद्दारों को, जेएनपीसी के गद्दारों को, जो राहुल जैसे गद्दारों को, और ये आपके ये जो अखिलेश यादव है, यह भी देश के गद्दार है। जब अपने नेताओं से, अपने टीएस हसन और शफीकुर रहमान जैसे नेताओं से तालिबान का समर्थन करवाते हैं, आतंकवादियों के हमदर्द बन करके जो आतंकवादी जेल में बंद है उसको छुड़वाने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी लगाते हैं, वो देश के गद्दार हैं। और तो इन देश के गद्दारों को केजरीवाल जो बहुत बड़ा गद्दार है, वामपंथी जो है वो बहुत बड़े गद्दार है, वामपंथी इस देश के बहुत बड़े गद्दार है। तो इन गद्दारों को बचाने का जो षड्यंत्र ये बीजेपी कर रही है, वो भी विकास के चकाचौंध में, यह देश को बर्दाश्त नहीं है। और देश के गद्दारों को बचाना भी बहुत बड़ी गद्दारी है। तो इसीलिए
इस तरह का जो माहौल जो है ये बने देने के लिए जो बीजेपी वाले, और बीजेपी वाले कहते हैं कि हम सबसे बड़ी पार्टी है, 12 करोड़ हमारे वो कार्यकर्ता है। बताइए, जिसके पास 12 करोड़ कार्यकर्ता हों उसके खिलाफ ये इस तरह का माहौल कोई बना रहा है कि मोदी झूठ बोल रहा है, मोदी झूठ बोल रहा है, मोदी ने सब बेच दिया। ये जानबूझ के नहीं तो और क्या है, जानबूझ करके इनको मौका देना। इस संबंध में एक आवश्यक बात बतानी है। कुछ लोग हमसे कहने के साथ अब तो नेता हो गए, क्या भरोसा आपका। मैंने कई बार स्पष्ट किया हुआ कि मैं नेता नहीं हूँ, वो आप ही के बीच का आपका एक भाई हूँ या साथी मान सकते हैं हम, और मैं एक नीति वो चला रहा हूँ या राष्ट्र नीति में मैं चला रहा हूँ। और यदि मैं नेता नहीं हूँ तो कोई भी नेता नहीं है, ये भी जान लीजिए। ये मोदी नेता नहीं है, न तो मोदी नेता है, न तो राहुल नेता है, न तो अखिलेश या मुलायम नेता है। कोई भी नेता नहीं है। नेता वो होता है जो कि देशभक्ति की भावना से जितनी भी समस्याएं हैं देश की, उसका एक मुश्त समाधान दे, एक मुश्त वो दर्शन दे और एक दिशा दिखाए पूरे देश के लिए। तो संजोग से या सौभाग्य से या जैसे भी कह लीजिए, इस देश को एक ही नेता नसीब हुआ हमारे भारत को। वो थे हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एकमात्र नेता। और इसके अलावा सब बकवास। तो एक ही नेता थे हमारे, जिन्होंने यानी इतनी महानता के साथ वो आह्वान दिया था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुमको आज़ादी दूंगा। मतलब कि आप पहले कि हम भारतीय भाई बहन सर्वप्रथम हम त्याग और बलिदान करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं, तभी जाकर के आज़ादी पाने के लिए नैतिक रूप से अधिकारी बन सकते हैं। वो नेता थे। और बाकी सब बकवास। न मोदी नेता हैं, न अखिलेश नेता हैं, न मायावती नेता है, न राहुल नेता है, न सोनिया नेता है, न वो जो ममता बनर्जी नेता। कोई नेता नहीं है। और मैं तो अपने को वो बोल ही चुका हूँ कि मैं आपका एक साथी हूँ, मैं आपका एक मित्र या दोस्त हो सकता हूँ। और जब आप हमको आशीर्वाद देकर के जो है सत्ता का उपकरण भी दे देंगे तो मैं आपका वो सेवक रहूंगा। और जिसमें जो है वो अब वो आशीर्वाद नहीं रहेगा तो मैं आपका साथी हूँ, आपका मित्र हूँ। और आपके हित में जो भी बन पड़ेगा वो मैं, जब तक हमारे सांस में सांस है और एक कतरा भी है मेरे शरीर का, तो वो आपके हित की और आप जिन समस्याओं में आप फंसे हुए हैं उससे आपको बाहर निकालने के लिए, निजात दिलाने के लिए बराबर मैं कोशिश वो करता रहूंगा। तो ये स्पष्ट हो गई कि आप वो नेता होता नहीं। नंबर 2 बात, कुछ लोग कहते हैं कि साहब आप इतना भाषण देते हैं, इतना यूट्यूब पर बोलते हैं, अब अभी इस चुनाव में भी उतरेंगे तो वोट के लिए तो कर रहे हैं। ये मैं अपने भारतीय भाई बहनों का स्पष्ट मैं कह देना चाहता हूं कि ये सिर्फ वोट के लिए जो है मैं नहीं कर रहा हूं। वोट छीनने का षड्यंत्र तो वो सब कर रही हैं, ये इस देश की विभाजनकारी और विखंडनकारी ताकतें, वो आपसे वोट छीनने का वो षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं वोट के लिए हरगिज नहीं कर रहा। ये बिल्कुल सच्ची बात जान लीजिए। मैं तो अपनी आवाम को ये बता रहा हूं कि भाई जिन स्थितियों में आप जो है मैंने ढकेले गए हैं, पड़े हुए हैं, उस स्थिति से बाहर निकलने के क्या क्या उपाय हैं, जो कि सारे उपाय जो कि आपके हाथ में है। और पूरी स्थिति का पूरे परिदृश्य का उसका जो है उसका विश्लेषण करके उसके डायग्नोसिस करके आपके सामने मैं रखता हूँ
कि कैसे आपका कल्याण हो, कैसे मैंने इसे वो जो है वो नारकी स्थिति से आप बाहर निकलें, जबकि आपके हाथ में एक मजबूत हथियार है मताधिकार का। तो इन्हीं सब बात है। और इसीलिए देश के दुश्मन कौन है और आपका हितैषी कौन है, और इस विषय में खास करके आपके जो है माने चुनाव के समय में जो आपकी मूल्यांकन पद्धति है, मूल्यांकन सिस्टम है, वो सबसे जो है माने विशिएटेड है, सबसे वो प्रदूषित है। अब तक आप ये फैसला ही नहीं करने में बिल्कुल माने सक्षम नहीं हो पाए हैं या अक्षम है कि आपका हितैषी कौन है और आपका दुश्मन कौन है। बिल्कुल सच्ची बात। तो आपके मूल्यांकन आपके मूल्यांकन की ये दक्षता के अभाव में ही जो है देश के दुश्मन आपके वोट के द्वारा आपके सर पर बैठ करके वो सारे जो है वो समाज विरोधी, देश विरोधी वो हरकतें करते रहते हैं, और हम उनके पापों को झेलने के लिए यानी वो झेलने के लिए मजबूर होते हैं। या कुछ लोग बोलते हैं कि ये मेरे नियत में ही है। तो आपकी जो है मूल्यांकन करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए कि आप कम से कम पहचाने कि आपका सही रूप में कौन मित्र कौन है, हितैषी कौन है और दुश्मन कौन है। और जहां तक वोट का सवाल है, वोट देने का अधिकार और कर्तव्य अपनी आवाम का है। यदि वो ये हमारी आवाम, हमारी आदरणीय आवाम यदि समझती है कि भारतीय जनता के दल जिन ख्वाहिशों के, जिन इच्छाओं के, जिन आशाओं के लिए जो है वो मैंने चिरकाल से, बहुत जमाने से प्रतीक्षा कर रही है, उसको भारतीय जनता के दल ही पूरा कर सकता है। तब ये विवेक, इस विवेक के साथ, इस विचार के साथ जो है आप जो है वो वोट आप कर सकते हैं। तो वोट देने का अधिकार और कर्तव्य आपका है। तो आपके सिर्फ कर्तव्य और अधिकार को ही मजबूत करने के लिए भारतीय जनता दल वो बराबर कर रहा है। आप वोट किसको देंगे ये आपके विवेक पर है। तो अपना विवेक, अपना विचार को शुद्ध करके, और मताधिकार अब आपके हाथ में है। और यदि आप समझते हैं कि भाई कि जितने भी ये सर्वप्रथम तो कम से कम आपको ये समझना पड़ेगा, जितनी जो पार्टियां हैं ये विघटनकारी ताकतें हैं, इस देश के शत्रु हैं। पहले ये तो विकसित करिए। और ये सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ, ये हमारे शहीद आजम भगत सिंह जो है जो कि हमारे आपके दिलों में यानी देशभक्ति के रूप में सबसे बड़े आदर्श है, सबसे बड़े आदर्श आज भी विद्यमान है। ये उनका विश्लेषण है और ये उनका दर्शन है। तो ये जितनी भी ताकतें हैं इनको नस्तबे नाबूद करना। और यदि आप समझते हैं कि भाई भारतीय जनता दल ये इन सारी समस्याओं का निदान भी वो निदान कर सकता है, और आपकी ख्वाहिशों को जमीन पर ला सकता है, आपकी आशाओं को जमीन पर ला सकता है, और जैसा कम से कम कह रहा है उसको करके दिखा सकता है, तो आशीर्वाद आप दीजिए। लेकिन फिर भी वोट देने का कर्तव्य और अधिकार, उसके लिए हम जो है वो आपको बाध्य नहीं करेंगे, सिर्फ हम निवेदन करेंगे। वो निभाने का उत्तरदायित्व आपका है। आपका जो उत्तरदायित्व है उसमें हम दखल दें, इसमें वो विश्वास नहीं है। आप इतने सक्षम हो जाएं कि विवेक के अनुसार जो है कि अपने हितैषी को अपने जो है मैंने जो आपकी भलाई कर सकता है, जो आपको सच्चे रूप में खिदमत आपको दे सकता है, और कौन आपका दुश्मन है ये भी पहचान लीजिए। इसकी अच्छी पहचान आपको हो जाए तो मैंने जो है वो जो है भारतीय जनता दल को भी आप जो है वो मत या वोट वो दे सकते हैं।
और यदि माहौल अच्छा हो जाएगा तो इतना यकीन करें कि हमसे भी बेहतर लोग आएंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो है, क्योंकि माहौल ऐसा प्रदूषित है कि देश के दुश्मन ही पूरे माहौल को जकड़े पकड़े हुए छाए हुए हैं, इसलिए शायद वो अभी आप लोगों को यकीन ना होता हो। तो उस माहौल लाने के लिए जो है ये भारतीय जनता पार्टी दल बराबर ये निवेदन कर रहा है। तो पहले माहौल हो, और कम से कम इतनी तो पहचान आपकी हो जाए कि भाई ये जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे जीएनपीसी हो, गांधी नेहरू परिवार चंद्र चौकड़ी हो, चाहे आपके ये वो समाजवादी पार्टी, और सबसे बड़ी बात कि जो ये पहचान कराई जाती है, ये इनकी सबसे बड़ी पहचान क्या है कि ये चूंकि आपको शुद्ध रूप से और आपके हित की बात तो दे नहीं सकते, तो वो चुनावी झुंझुना देते हैं कि लैपटॉप आपको बांटेंगे, आपको मुफ्त में बिजली, मुफ्त में पानी देंगे, वो जो है कोई स्कूटी देगा, कोई। आप लोगों को पूछना चाहिए कि ये जो तुम स्कूटी बांटोगी, ये तुम्हारे बाप का पैसा है? पूछिए उनसे कि तुम डकैत और तुम चोरनी, ये कहां से पैसा लाई हो? अखिलेश से पूछें कि ये तुम ये जो बांट रहे हो, ये पैसा तुम्हारे बाप का है? ये पूछिए उससे, अखिलेश से। तो हमेशा वो लालीपाप का बताया, और उसके विषय में तो भारतीय जनता दल ने बताया हुआ है कि ये चुनावी बहेलियां हैं जो आपको फंसा करके उसी जाल में। बहेलिया क्या करता है कि चिड़ियों के आगे दाना डालता है, फिर उनको जाल में फंसा लेता है, फिर जाकर के उनकी हत्या कर देता है, या उनको मार करके खा जाता है। ठीक यही है, आपको चुनावी जाल में अब ये इस तरह का झुंझुना का दाना फेंक करके ये फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये विवेक आप में आना चाहिए, और हर एक भारतीय भाई बहन के दिमाग में। तो आपकी विवेकशीलता में वृद्धि हो, आपकी विवेकशीलता माने वो मजबूत हो, ताकि आप पहचान सकें कि आपका हितैषी कौन है, आपका दुश्मन कौन है, समाज का दुश्मन कौन है, और इस देश का दुश्मन है। तो आपकी विवेकशीलता को बढ़ाने के लिए ये बराबर भारतीय जनता दल में ये प्रयास कर रहा है। और यदि आप समझते हैं कि भारतीय जनता दल आपकी आशाओं को पूरा कर सकता है, आपकी आकांक्षाओं को अमली जामा वो पहना सकता है, तो आप आशीर्वाद दीजिए, और वो जो है वो करके वो दिखाएगा। यही हमारे जो है परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ जितने भी हमारे अमर शहीद हैं, उनके आशीर्वाद से, और वही जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, उनकी शासन पद्धति, और हमारे आदरणीय सम्राट औरंगजेब की भी जो शासन पद्धति थी, मैंने समय, ये नियम और कानून पालन, अनुशासन के द्वारा आपकी खिदमत और इस मुल्क की खिदमत वो करेगा। तो ऐसी बात नहीं, लेकिन मुख्य उद्देश्य है आपकी विवेकशीलता। विवेकशीलता बिल्कुल दुरुस्त हो, तभी तो आप जान पाएंगे कि दुश्मन कौन है आपका, और आपका वो हितैषी कौन है। लेकिन फिलहाल इन ताकतों को नष्ट में नाबूद करिए, भारतीयता के आधार पर एक होकर के, ये जरूरी है। जिन ताकतों को इस देश के बाहर निकाल देना चाहिए, एक पल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, उनको वोट मिल रहा है। बताइए, मैंने मोदी झूठ बोलता है, झूठा है, और किसके पक्ष में? ये महाझूठ बोलने वाले राहुल के पक्ष में, महाझूठ बोलने वाले अखिलेश के पक्ष में। अगले एपिसोड में सविस्तार से बताया जाएगा कि ये अखिलेश जो है वो अखिलेश यानी कितना झूठा है, मायावती यानी जो है वो कितनी झूठी है, बताया जाएगा। लेकिन ये सारी स्थितियों का जिम्मेदार कौन है? ये बीजेपी वाले हैं।
जो कि इन देश विरोधी ताकतों को इनकी वो रक्षा करके देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये भी समझने की जरूरत है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।